गया गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, आप सबों के बीच मैं संतोष कुमार, गणित शिक्षक +2 राम सहाय उच्च विद्यालय फतेहपुर गया से हूँ। आप लोगों के बीच क्लास 12th में मैथमेटिक्स के सेशन में आप लोगों के बीच जो चल रहा था वो आपका प्लेन चैप्टर चल रहा है। आज ये आखिरी है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। आप लोगों ने अभी तक देखा था 2 डायमेंशन के माध्यम से कि इस तरह से अगर 2 स्ट्रेट लाइन होते हैं तो 2 स्ट्रेट लाइन के बीच ये एक एंगल बनता है थीटा, और ये एक एंगल बनता है वह एक एक्यूट एंगल होगा, और दूसरा जो एंगल आपके पास बनेगा वह आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देखिए ये पूरा 180 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये आपके पास जो होगा वह पाई माइनस थीटा होगा। तो 2 स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल रिप्रेजेंट होगा वह एक थीटा होगा और दूसरा पाई माइनस थीटा होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल बना, मुझे थीटा मालूम होता है तो एक्यूट एंगल होगा, और अगर ये एंगल मुझे प्राप्त करनी है तो पाई माइनस थीटा यानी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये 2 लाइन के बीच का एंगल देखा। अब हम लोगों को देखना है कि 2 प्लेन के बीच का एंगल। ये 2 प्लेन है, ये 2 प्लेन के बीच का एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या ध्यान देना होगा कि ये फर्स्ट प्लेन का जो नॉर्मल होगा, सपोज किया जाए कि ये फर्स्ट प्लेन का आपका ये नॉर्मल है, यूं कहें ये आपका फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल है, और ये आपका देख रहे हैं कि सेकेंड प्लेन का नॉर्मल है। ये आपका सेकेंड प्लेन का नॉर्मल है। अब ये 2 नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ये प्लेन के बीच का एंगल होता है। आप देखेंगे बेटा कि ये 2 प्लेन के बीच का एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो सपोज किया जाए कि ये फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल n1 वेक्टर और सेकेंड प्लेन का नॉर्मल n2 वेक्टर। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये 2 प्लेन के बीच का एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो आप देखेंगे कि ये दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वही आपका प्लेन का एंगल होता है। तो यहां से आप थीटा बराबर निकालेंगे। तो थीटा आपका क्या कहता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये आप देख रहे थे डॉट प्रोडक्ट, जब आपने पढ़ा था कि ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो आप लोगों ने देखा था कि ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, यही ना होता है। अब आप यहां से बेटा कॉस थीटा अगर फाइंड आउट करते हैं तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। अब आप यहां पे देख लिया कि कॉस थीटा बराबर इस तरीके से ये 2 वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आज देखने वाले हैं कि ये 2 नॉर्मल्स के बीच एंगल करना है, तो मुझे n1 और n2 के बीच चर्चा करना है। तो cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। अब अगर यहां से आप चाहें तो थीटा निकालेंगे तो cos इनवर्स n1 डॉट n2, और मैग्नीट्यूड आप अगर यहां से लेते हैं बेटा तो इस तरीके से अगर आप कर देते हैं मैग्नीट्यूड n1 मैग्नीट्यूड n2, ठीक है, आपके पास ये थीटा निकल करके आ गया। तो देखा आपने कि 2 प्लेन्स के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो वो दोनों प्लेन के नॉर्मल अगर मालूम हो जाता है तो आसानी से हम लोग 2 प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब एक सवाल बनता है कि एक प्लेन हो और एक लाइन हो, एक प्लेन और एक लाइन,
सपोज किया जाए कि एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो बेटा, अच्छे तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे, यहां हमने कहा कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। मतलब दो प्लेन के बीच जो हम एंगल निकालते हैं वो दोनों नॉर्मल वेक्टर के सहयोग से हम लोग एंगल निकालते हैं, जैसा कि आपने यहां पे अभी देखा। अब हमको है कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो देखेंगे आप कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक प्लेन है और इस प्लेन में सपोज किया जाए कि एक लाइन हो, तो इस तरीके से मैंने देखा कि आपका ये एक लाइन आया प्लेन में, ठीक है। अब एक प्लेन में लाइन हो और यहां पे हम देख रहे हैं किस तरीके से हमारे पास ये आपका प्लेन है। अब इस प्लेन के अगर देखते हैं तो ये क्या है, एक नॉर्मल है, ठीक है। ये आपका एक नॉर्मल वेक्टर दिया गया है, सपोज करते हैं कि एन कैप है, और ये आपका एक लाइन दिया गया है, ये आपके पास क्या है, एक लाइन है। तो क्या कहा कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, अगर ये नॉर्मल और ये लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो सपोज किया जाए कि ये पूरा एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा और ये एंगल जो आपके पास प्राप्त होगा वह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। जो आप देख रहे हैं कि लाइन और प्लेन के बीच जो 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल आया, वही हमारा एंगल प्लेन और लाइन के बीच होता है। तो क्या करेंगे कि अभी जो आपने कॉस थीटा बराबर देखा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये जो रिप्रेजेंट होकर के आया, इसको कहेंगे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये जो हुआ वो एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन के बीच का एंगल आया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप देखेंगे बेटा कि थीटा अगर मेरे पास आ जाता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, कॉस थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड n1 मैग्नीट्यूड n2, ठीक है। सपोज किया जाए कि एक n1 होगा और एक n2 होगा, मान के चलते हैं हम। तो एक लाइन है और एक प्लेन है। अब यहां पे आप क्या देखेंगे, कॉस थीटा का मतलब यहां पे आप रखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या आपके पास परिणाम तो यही रहेगा, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड n1 मैग्नीट्यूड n2। मैं यहां n1 और n2 लिया, हो सकता है कि n1 और n2 के जगह पे कोई दूसरे मान हो, लेकिन सिचुएशन यही बनेगा। तो cos 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड n1 अपॉन मैग्नीट्यूड n2। अब ये आपने क्या देखा वेक्टर फॉर्म के रूप में कि अगर एक लाइन हो और एक प्लेन हो, तो एक लाइन और एक प्लेन के बीच जो एंगल प्राप्त होके आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड n1 मैग्नीट्यूड n2। इस तरीके से एक लाइन और एक प्लेन के बीच हम लोग एंगल निकाला। फिर क्या देखा कि दो प्लेन के बीच हमने एंगल निकालने के लिए सीखा। इस तरीके से अब हम इस पे एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम यह है, अभी आप लोग इसी पे देख लेंगे बेटा, उसके बाद आराम से हम लोग चलेंगे कि दो प्लेन्स के बीच एंगल निकालना है। सपोज किया जाए कि आपके पास क्वेश्चन देता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। प्लेन आपके पास दे दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 2z, दिस इज इक्वल टू 5। यह एक प्लेन है और दूसरा प्लेन आपके पास जो दिया गया है वह है 3x माइनस 6y माइनस 2z, दिस इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये आपके पास दो प्लेन दिया गया है, कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ये दो प्लेन आपके पास जो दिए गए हैं, ये दोनों प्लेन के बीच का आपका एंगल दिखाना है।
ये दो प्लेन दिए गए हैं, ये दोनों प्लेन के बीच का आपका एंगल निकालना है। तो मुझे क्या दिखाना था कि ये दोनों प्लेन के नॉर्मल अगर मेरे पास आ जाते हैं, सपोज किया जाए तो उसके बीच का अगर हम एंगल निकाल लेते हैं, सपोज किया जाए कि ये n1 है और ये आपका n2 है, और ये दोनों के बीच अगर हम एंगल निकाल देते हैं तो ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल आ जाएगा। अब आप क्या देखेंगे कि लेट हम यहाँ पे मान लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो देखते हैं कि ये x का बगल का कोफिशिएंट है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, सपोज करते हैं, मान लेते हैं n1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस y के बगल में आपके पास कोई कोफिशिएंट नहीं, 1 है, j हो गया -2k वेक्टर। अब आप इस तरीके से अगर n2 वेक्टर अगर आप मान लेते हैं तो देखेंगे आपकी 3i -6j और माइनस आपके पास आ गया 2k। क्या करना है कि आप n1 का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, चूंकि एंगल मुझे निकालने के लिए n1 डॉट n2 और n1 मैग्नीट्यूड n2 कहता है, तो इसका निकाल लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 4 यानी कि ये आ गया आपके पास 9, इसका मान आ गया 3। इस तरीके से आप n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो आ जाएगा स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 6 छक 36 प्लस 2 दूनी 4 यानी 49। कितना परिणाम आपके पास आ गया 7। अब है कि ये दोनों प्लेन के बीच मुझे एंगल ज्ञात करना है, तो दोनों प्लेन के बीच एंगल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ा, लेट मान लेते हैं कि थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन प्लेन्स, देन आप देखेंगे कि प्लेन के बीच का एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड n1 मैग्नीट्यूड n2। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा बराबर, अब आप देखेंगे कि n1 डॉट n2, तो ये दोनों का डॉट निकाल लो तो 2 तिया 6, ये 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर दोनों का आपने मैग्नीट्यूड निकाला है 3 और ये आपके पास आ गया 7। 6 कैंसिल हो गया, 4 आपके पास आ गया 21। अब यहां से आप अगर थीटा बराबर निकालते हैं तो कॉस इनवर्स 4/21। ये आपने देखा बेटा कि दो प्लेन आपके पास दिए गए थे और दोनों प्लेन्स के बीच का अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना था तो हम लोग एंगल यहां पे निकाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक लाइन और एक प्लेन के बीच का अगर एंगल ज्ञात करना हो तो हम वहां साइन थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करके, और सेम प्रक्रिया यूं ही है जैसा कि अभी आपने किया, इसके माध्यम से हम लोग ज्ञात करते हैं। आगे आप लोग यहां पे देखेंगे, चलते हैं यहां पे देखेंगे बेटा कि जो आपके पास सिचुएशन है ये यही था देखा आपने कि ये दो प्लेन आपके पास हैं, ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकाला तो दोनों प्लेन का जो नॉर्मल होता है उसी का हम लोग सहारा लेकर के और एंगल निकालते हैं। फिर आपने देखा कि ये दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल बनता है, इसको हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस कहते हैं। और ये दो प्लेन के नॉर्मल के सहायता से जो एंगल बनता है उसको हम लोग ये एंगल इसके सहारे से निकालते हैं। आपने क्या देखा नेक्स्ट कि एक प्लेन है और एक लाइन है, तो एक प्लेन और एक लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि ये थीटा है और पूरा 90 डिग्री बनाया तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले का सहारा लेंगे, यानी जहां आपका कॉस थीटा है वहां सिर्फ थीटा के स्थान पे 90 माइनस थीटा लेकर के हम लोग काम करते हैं बेटा, और आगे इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं इसमें। अभी अभी आप लोगों के बीच मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जो दिखाया कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इतना एंड इतना। देख रहे हैं कि n1 वेक्टर इक्वल टू एक प्लेन का इक्वेशन दिया, n2 बराबर ये दिया, दोनों को मैंने मान लिया
और n1 का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, n2 का मैग्नीट्यूड निकाल दिया और cos थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करके मैं इसके सहारे रख दिया। देखा आपने परिणाम कि थीटा का मान cos इनवर्स 4/21 आ गया। बहुत सरल है और 2 नंबर के सवाल निश्चित एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे कि 2 प्लेन के बीच का एंगल निकालो। एक लाइन दे देगा और एक प्लेन दे देगा, उसके बीच का एंगल निकालो। मैं पिछले क्लास में बता चुका भी था कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है। यहां पर भी आपको मैंने बता दिया। अब देखेंगे आप कि एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, देख रहा है ना, यही चीज को दर्शाया कि ये थीटा है और ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है और ये आपके पास एक प्लेन है। ठीक है, तो एक लाइन और एक प्लेन, तो हमने इस्तेमाल किया cos थीटा। तो cos थीटा बेटा वहां n1 डॉट n2 लिया था। यहां क्या करेंगे हम लोग कि यहां पर हमारे पास जो आ रहा है उसको हम लोग n ले रहे हैं। देखिए यहां पर n वेक्टर डॉट ये लाइन के साथ जो आपके पास यहां पे है b1, तो देखा आपने कि n लिया, n ये है आपका, इसके बीच का एंगल थीटा निकाल रहे हैं ना, तो ये दोनों के बीच का एंगल अगर हम निकाल रहे हैं तो दोनों का सहारा लेना होगा। तो n वेक्टर ये हो गया आपके पास और ये b1 वेक्टर ले रहे हैं जो इस लाइन का आपके पास है। देख रहे हैं इसका पैरेलल वेक्टर b1 आपका है, तो ये लाइन का इक्वेशन आया। तो इन दोनों के बीच एंगल निकाल रहे हैं, तो cos थीटा n वेक्टर डॉट b1 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला और थीटा निकाला। यहां से थीटा निकलने के बाद जो ही इसको थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन थीटा आ जाएगा और यहां पे आपका एंगल दे देगा। तो पहले फाइंड थीटा करना है, उसके बाद 90 माइनस थीटा करना है। यही 90 माइनस थीटा जो है वो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है। अब आप आगे देखेंगे कि पैरेलल, ये प्लेन्स आपके पास जो है प्लेन्स पैरेलल टू गिवन प्लेन। देखिए ये प्लेन इस प्लेन का पैरेलल है, तो क्या खासियत मुझे देखनी होगी, देखना यही है कि इफ प्लेन्स आर पैरेलल देन देयर नॉर्मल वेक्टर्स आर सेम। अगर प्लेन, एक प्लेन अगर दूसरे प्लेन का पैरेलल है तो क्या देखना है कि दोनों का नॉर्मल वेक्टर जो होगा वह सेम होगा। जैसा कि आपने देखा कि यह एक प्लेन है, ये प्लेन A1 पॉइंट से पास करता है, तो इस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा और इसका नॉर्मल n वेक्टर है, तो r वेक्टर माइनस A1 डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ये प्लेन A2 आपके पास पॉइंट से पास करता है और इसका नॉर्मल n वेक्टर दिया गया है, तो देख रहे हैं इसका इक्वेशन होगा r वेक्टर माइनस A2 वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। क्या देख रहे हैं बेटा कि ये प्लेन इस प्लेन का पैरेलल होगा, कब हो रहा है, जब ये दोनों का नॉर्मल सेम है। तो देख रहे हैं कि इसका भी नॉर्मल n वेक्टर है और इसका भी नॉर्मल n वेक्टर है, तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। बहुत अच्छा। अब आप आगे देखेंगे, यहाँ पे खास बात यह है, यहां पर रह गया बेटा कि एक पॉइंट और एक प्लेन है, एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना हो तो सीधा सीधी आप यही देखेंगे कि ये पॉइंट आपके पास है x1 y1 z1 और ये आपके पास क्या है, एक प्लेन है। तो ये पॉइंट दिया गया और एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, तो ये पॉइंट और ये प्लेन के बीच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा कि जो ये प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, इस प्लेन के इक्वेशन में ये पॉइंट को हम सेटिस्फाइड कराते हैं। जैसा आप अभी देखने वाले हैं कि ax, तो x के जगह पर रखा x1 प्लस b, y के जगह पर रखा y1 प्लस c, z के जगह पर रखा z1 और प्लस d। देखो बेटा ax1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d बराबर 0। अब क्या है बटा रूट अंडर x के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच जो हम लेंथ निकाल रहे हैं वह लेंथ परपेंडिकुलर है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि जो पॉइंट दिया रहेगा उसको प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा देंगे और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके जोड़ करके रूट निकाल करके इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा पॉइंट और प्लेन के बीच का लेंथ निकल जाएगा। अगर इसी को मुझे वेक्टर फॉर्म में अगर दिखाना हो तो देख रहे हैं बेटा कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जो वेक्टर ए है और ये आपके पास क्या है, एक प्लेन है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। हमेशा डी को मैं ये साइड ले आऊंगा तो आर डॉट एन माइनस डी इक्वल टू 0। अभी आपने क्या देखा कि एक प्लेन था बेटा कार्टेशियन फॉर्म में, तो जो पॉइंट थे उसको हम लोग एक्स वाई जेड के जगह पे रख करके सेटिस्फाइड करते हैं।
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि r डॉट एन माइनस डी इक्वल टू 0 जो दिया गया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे r के स्थान पे इस पॉइंट को हम यहाँ पे लाई कराएंगे। ठीक है, तो देखा r डॉट एन माइनस डी इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया कि r के स्थान पे इस पॉइंट को लाई कराया, डॉट एन माइनस डी बटा मैग्नीट्यूड, ये आपके पास आ गया एन वेक्टर, यानी जो प्लेन के साथ है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। इस तरीके से आप देखेंगे, यहां पे एक सवाल आपके पास है, पहले इसको अच्छा देख लो, उसके अच्छा सवाल है देखना है तो सवाल देख लो बेटा, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, सीधा कहता है, कितना अच्छा सवाल कहता है। आप देखेंगे यहां पे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, क्या बात है, अरे x1 y1 z1 पॉइंट आपका दिया गया है फ्रॉम द प्लेन, ये आपके पास प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, तो आप चाहे इसको तो वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं या फिर इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि प्लेन का इक्वेशन ये दिया गया है, तो आप ये r डॉट एन कैप जो ये आपका दिया गया है इक्वल टू 4, तो इसका मतलब इसको अगर हम देख लें तो कार्टेशियन फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखेंगे 6x माइनस 3y प्लस 2z, इधर कर देंगे -4 इक्वल टू 0, और पॉइंट आपके पास दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म में। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना है बेटा, तो जो ये प्लेन का इक्वेशन दिया गया है उसी में से हम इस पॉइंट को अगर हम संतुष्ट करा दें, लाई करा दें, तो x के जगह पर देखा आपने 2 रखा, -3y के जगह पर आपने 5 रखा, फिर z के जगह पर -3 रखा, ये आ गया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर -3 प्लस 2 का स्क्वायर किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने देखा कि d का मान -13/7, चूंकि आप देख रहे हैं कि मॉडुलस लगा है तो यहाँ पे पॉजिटिव मान होगा, यानी एक पॉइंट और एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ था बेटा, देख रहे हैं। तो पॉइंट और एक प्लेन के बीच अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मुझे ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे देखा d बराबर 13 क्या आया, 7 आया। अब एक बात यहाँ पर यह है कि एक प्लेन है और आपका एक पॉइंट था, तो पॉइंट और प्लेन के बीच आपने यहाँ पे निकाल रखा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं बेटा, जो आप ये देखेंगे किस तरीके से अगर दो प्लेन आपके पास दिया गया हो और दोनों प्लेन पैरेलल प्लेन हो, तो क्या कहेंगे कि दो पैरेलल प्लेन के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, या कहूं ये कि इन लोगों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये आपके पास एक प्लेन है, सपोज किया जाए कि इस प्लेन का इक्वेशन आपके पास दिया गया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0, ठीक है, और एक आपके पास दूसरा प्लेन और दिया गया है बेटा। अब आप देखेंगे कि इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि दोनों प्लेन का इक्वेशन आपके पास मौजूद है। अब ये दोनों प्लेन के इक्वेशन में क्या खासियत नजर आ रहा है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट जो है यहाँ वही यहाँ, यानी पूरे का पूरा फोटो आपका सेम नजर आ रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि इनके अगर देख रहे हैं कि अचर पद बदला हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये प्लेन इस प्लेन का पैरेलल है। अगर दो प्लेन, जैसे कि आप देखते हैं बेटा कि ट्रेन के पटरी, तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे का पैरेलल होता है, तो दोनों के बीच कुछ न कुछ तो डिस्टेंस होता है ना। तो ये दोनों पैरेलल प्लेन के बीच का हमको ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाए, तो ये मुझे आपको ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस यानी कि दो पैरेलल प्लेन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो d बराबर क्या होगा, सीधा बहुत सरल, दोनों के कांस्टेंट टर्म को घटा दीजिए, d1 माइनस d2 बटा रूट अंडर, क्या करेंगे बेटा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट तो सेम है यहाँ भी और यहाँ भी, वही काम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी आपने क्या देखा कि दो पैरेलल प्लेन अगर इस तरीके से दिए गए हों और दोनों पैरेलल प्लेन के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि ये प्लेन आपके पास दिया हुआ है और एक प्लेन का इक्वेशन दिया है, दोनों को हम इस तरीके से, क्या होता है कभी कभी कि एक का इक्वेशन ठीक है, दूसरे में कुछ मान दे दिया गया हो ज्यादा, तो हम वहां पे क्या कोशिश करेंगे कि दोनों को हम इक्वल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कॉमन करके कुछ मान होगा तो वहां पे आपका हो जाएगा। इस स्थिति में आप देखेंगे कि दो पैरेलल प्लेन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो d1 माइनस d2 अपॉन रूट अंडर x का कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट का क्या करेंगे बेटा, हम लोग स्क्वायर करके हम लोग यहां से ज्ञात कर देते हैं। इस तरीके से आप यहां पे देखेंगे
कि दो पैरेलल प्लेन के बीच, एक IIT जेईई में आपका क्वेश्चन पूछा था 2013 में, वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। देखिए दो पैरेलल प्लेन्स है तो पैरेलल प्लेन्स का क्या इक्वेशन दिया गया है, तो कह रहा है कि 2x प्लस वाई और बेटा प्लस 2z इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। और एक और प्लेन का इक्वेशन दिया गया है 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। अब कहता है कि एक प्लेन का इक्वेशन ये दिया गया है और दूसरे प्लेन का इक्वेशन ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे दोनों क्या भिड़ रहे हैं, नहीं भिड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा करो कि दो कॉमन कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z और प्लस 5/2 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई 2z प्लस 5/2 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखना बेटा कि अगर इसको इधर अगर हम 5/2 को कर दिया तो इसको भी हम इधर कर देंगे तो -8 आ जाएगा। अब देखिए यहां से यहां तक का सिस्टम और यहां से यहां तक का सिस्टम सेम है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों प्लेन के बीच मुझे डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर d1 का मान 8 हो गया और d2 का मान 5/2 होगा, तो -8 माइनस 5/2 अपॉन रूट अंडर इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4। अब क्या देखेंगे 8 दूनी 16 और 5 कितना आ जाएगा -21 अपॉन 2 और ये आपके पास आ गया 3, यानी आप हल करेंगे तो 21/2 3 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 7/2। ये आपका देख रहे हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन जेईई मेंस 2013 में पूछा था। कितना आसान और कितना सरल है बेटा। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो प्लेन अगर पैरेलल होते हैं और दोनों प्लेन का इक्वेशन अगर मालूम है तो हम दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि इसी चीज को मैं यहाँ पे आपका दिखाने का काम किया हूं कि इस तरीके से आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, एक का इक्वेशन ये दूसरे का इक्वेशन ये है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे d1 माइनस d2 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी को मैंने दिखाने का काम किया डायग्राम से। एक फर्स्ट प्लेन ये सेकेंड प्लेन है और दोनों के बीच का ये हमारा डिस्टेंस निकालना है, जिसको हम लोग देख रहे हैं कि ये फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन सेकेंड प्लेन का इक्वेशन है। तो d1 माइनस d2 रूट अंडर x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट z का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट किया, ठीक है। इस तरीके से d बराबर हमने ये निकाल दिया। अब ये आप देख रहे हैं क्या खास बात ये है कि d1 और d2 जो है सो एक साइड होना चाहिए। अब अभी देखा था ना कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो एक बराबर में था और +5 ये साइड था, तो मैंने दोनों को एक साइड कर लिया। उसके बाद खास बात यहाँ और एक बात है कि x y z का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए दोनों प्लेन्स में, तबे स्पष्ट होगा कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब खास बात यहाँ यह है बेटा, देखो यही एग्जांपल अभी बोर्ड पे डील हो रही थी कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द प्लेन इतना। अभी तो आपने कर लिया इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से। देखिए ये क्वेश्चन था जेईई मेंस 2013 में पूछा है कि एक प्लेन का इक्वेशन ये है दूसरे प्लेन का इक्वेशन ये है और दोनों प्लेन के बीच का शॉर्टेज ये आपका डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने यहाँ दो कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद देखा कि ये प्लेन एक दूसरे का पैरेलल हो गया चूंकि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट दोनों का सेम है बेटा। अब क्या है कि d1 माइनस d2 मैंने कर दिया रूट अंडर एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई के कोफिशिएंट जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर का किया, सिंप्लीफाई किया, 7/2 आया। इसमें देखो ऑप्शन कौन होता है तो 7/2 होगा, तो सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा अब इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि और क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द प्लेन इतना। कितना अच्छा है, एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है और एक आपके पास पॉइंट दिया गया है, तो इसके बीच का अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बेटा तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, यही पीएल है। तो जो इक्वेशन प्लेन का दिया गया उसमें पॉइंट को लाई करा दो, तो x के जगह पर 1 कर देंगे तो 3 × 1 प्लस 6 × 2 माइनस 2 टाइम्स 3, देख रहे हैं ना 2 टाइम्स × 3 हो गया और माइनस 23 बटा रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, बहुत सरल, -14/7 कैंसिल होकर के 2 आ गया। इसका मतलब क्या सीखा आपने कि एक पॉइंट था और एक प्लेन था, पॉइंट दिए गए हैं, प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। अब ये पॉइंट और प्लेन के बीच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ज्ञात करना था, यानी ये पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो हम इस फार्मूले के सहारे से ज्ञात किया।
अब आगे क्या देखेंगे, क्वेश्चन आगे कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के सवाल एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाएंगे बेटा। तो कहता है कि सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स इतना एंड इतना इज 1/6। तो देखो एक प्लेन का इक्वेशन ये दिया गया और एक प्लेन का इक्वेशन ये दिया गया, इसको क्या करो कि 2 कॉमन कर दो। तो 2 कॉमन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x - 2y + 2z, और ये 5 आपके पास था, यहाँ पे आपने कर लिया, 5/2 हो जाएगा। या आपको कैंसिल करने के बाद जो भी आए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा, तब यहाँ पे आपका 5 आएगा, ठीक है। तब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। अब क्या काम करना है, तो ऐसा काहे नहीं किया जाए बाबू कि जो हमारे पास क्वेश्चन ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या परिवर्तन हम कर रहे हैं कि इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत साइड करेंगे, तो क्या होगा, ये आपका 4x - 4y + 2z + 6। अब ये देखिए तो ये 4x यहां भी है, 4y यहां भी है, 2z यहां है, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। जब 2 प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का काम होगा। तो देखिए कि ये तो 6 हो गया और ये 5 है, तो 6 - 5 अपॉन रूट अंडर, तो x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो 1/6। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आगे आप यहां पर देखेंगे कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, बहुत मजेदार बात, क्या कहता है बाइसेक्टर। जैसा कि अभी आपने देखा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में, सपोज किया जाए कि मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि ये आपके पास, सपोज किया कि ये आपके पास एक प्लेन है, जो मैं एक लाइन के रूप में दिखाया है, और ये आपके पास एक प्लेन है। तो फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन a1x + b1y + c1z + d1 = 0 लिया, और दूसरे प्लेन का इक्वेशन a2x + b2y + c2z + d2 = 0 लिया। अब क्या काम है कि ये दोनों प्लेन का बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर क्या होते हैं, देखिए प्लेन में मैं इस तरीके से दिखाया हूं, लाइन पे दिखाता हूं कि ये आपके पास एक है और एक आपके पास ये आया। अब बाइसेक्टर दिखाना है तो आप इधर आइए, देखिए इसको बाइसेक्टर अगर देखना है बेटा यहां पे, तो स्पष्ट यहां पर यह बताता है कि 2 प्लेन आपके पास अगर है तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां से वो आपका लाइन बाइसेक्ट करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सपोज करो कि एक प्लेन है, मान लिया कि इसका इक्वेशन a1x + b1y + c1z + d1 = 0, और ये आपके पास दूसरा प्लेन है a2x + b2y + c2z + d2 = 0। अब क्या देख रहे हैं कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, तो इसका बाइसेक्टर करना है। तो इसका बाइसेक्टर देख रहे हैं कि एक ये हो जाएगा और एक बाइसेक्टर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे तक इसको मैं बढ़ा देता हूं, तो आप ये देखेंगे कि यही दोनों बाइसेक्टर का मुझे इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो एक प्लेन का इक्वेशन ये दिया, दूसरा प्लेन का इक्वेशन ये दिया है, और ये दोनों प्लेन से ये 2 बाइसेक्टर इस तरीके के बन रहे हैं। तो ये दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। सपोज किया जाए कि इस बाइसेक्टिंग जो आपके पास प्लेन है, मान लिया कि इस पे हमारे पास कोई पॉइंट है, सपोज किया P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y और मैंने z लिया। अब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से ये फर्स्ट प्लेन पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, सपोज करो कि इसको हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिया। अब आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से ये सेकेंड प्लेन पर आपका जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। चाहे तो ये पॉइंट यहां पर ले, चाहे तो ये पॉइंट यहां पे ले, चाहे तो ये पॉइंट आगे जहां तक चला जाए वहां से ले, तो दोनों का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप निकालेंगे तो सेम होगा। अब देखो कि ये फर्स्ट लाइन का अगर मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो इसका नाम PM दे दो, इसका नाम PM दे दो। अब देखिए अगर आप PM निकालते हैं तो क्या होगा, जो आपके पास प्लेन का इक्वेशन दिया गया है उसमें x y z को x y z के स्थान पे लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा a1x + b1y + c1z और प्लस आपके पास आ गया d1 रूट अंडर x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, तो a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर।
इसी तरीके से आप देख रहे हैं बेटा कि ये सेकेंड प्लेन जो आपके पास है उसका इक्वेशन ये है, और हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास Pn बन रहा है, तो एक्स वाई जेड को हम एक्स वाई जेड के स्थान पे लाई करेगा, तो क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस d2। अब स्क्वायर रूट ऑफ यही एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि लेंथ जो निकालते थे, ये आपके पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो आता था वो दोनों मैग्नीट्यूड में होता था, मॉडुलस में होता था। अब आप देख रहे हो बेटा कि पीएम का डिस्टेंस और पीएन का डिस्टेंस दोनों सेम है, क्योंकि वो बाइसेक्टर लाइन पे आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो पीएम इज इक्वल टू क्या है, पीएन है। अब आप देखो कि पीएम का क्या आपके पास आ गया रिजल्ट, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बटा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास है, फिर इसका क्या रिजल्ट आपके पास आ गया है, a2x प्लस b2y प्लस c2z स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्या करते हैं आप लोग कि दोनों तरफ आप लोग देख रहे हैं कि मॉडुलस लगा है, तो मॉडुलस को अगर हम कैंसिल करते हैं, जैसा कि आप इधर देखेंगे कि मॉड x इज इक्वल टू अगर मॉड 2 है तो x इज इक्वल टू हम प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। तो मॉडुलस को अगर हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। अब ये मॉड हटाया तो प्लस माइनस आया, क्या परिणाम होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2z, देख लिया ना, c2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो ये हमारे पास परिणाम प्राप्त होकर के आया बेटा, देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। तो क्या आपको दिखाया कि एक आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्लस होगा, तो एक प्लस का मान आपके पास आएगा, एक माइनस का मान आएगा, तो दो हमारे पास परिणाम देगा। एक पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर एक इक्वेशन आएगा, और एक नेगेटिव साइन लेंगे तो वहां सिंप्लीफाई करने पर एक इक्वेशन आएगा। इस तरीके से आपने देखा कि दो प्लेन के ये दो बाइसेक्टर होते हैं और दोनों के मुझे इक्वेशन प्राप्त हो गया। पॉजिटिव लेके चलेंगे तो एक का आ जाएगा और एक नेगेटिव लेके चलेंगे तो एक का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दोनों प्लेन का इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्लेन का नहीं, ये बाइसेक्टर जो लाइन करता है, ये दो बाइसेक्ट लाइन होता है, उन दोनों का इक्वेशन आ गया। अब देखेंगे इस तरीके से कि यहां पे आपके पास अब क्वेश्चन दिया गया है, इसी पे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलिए बेटा देखो, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस पे, देखो चलिए बेटा देखिए, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर प्लेन्स ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इतना एंड इतना। अब देख लो, सपोज करो कि ये आपके पास एक प्लेन है और ये आपके पास एक प्लेन है, दोनों प्लेन का इक्वेशन आपके पास दिया गया है। इसका बाइसेक्टर आपका है और ये एक बाइसेक्टर है, ये दोनों का आपका इक्वेशन निकालना है। तो देख रहे हैं कि एक लाइन आपके पास एक प्लेन का इक्वेशन ये है, एक दूसरे प्लेन का इक्वेशन ये है, तो डायरेक्ट हम बाइसेक्टर का इक्वेशन अगर निकालते हैं यहाँ पे तो क्या करेंगे, संक्षेप में आप देखेंगे यहाँ पे लिखते हैं 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ, क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 और प्लस आपके पास आ जाएगा 36। फिर क्या देखेंगे प्लस माइनस, इसको ले लो बेटा शॉर्ट में दम, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3। अब इसका स्क्वायर रूट ऑफ निकाल लो तो ये आपका 4 प्लस 1 प्लस 4। क्या देखेंगे आप कि 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8। अब ये आ जाएगा आपका 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 प्लस माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3। अब इसका अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3। क्या कहता है आप कि एक पॉजिटिव साइन लेंगे और एक आपका नेगेटिव साइन लेंगे,
इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो दो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, और ये जो दोनों इक्वेशन आएगा वो आपका बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा जो दो प्लेन को बाइसेक्ट करता है। चलिए टेकिंग पॉजिटिव साइन देखेंगे आप यहाँ पे, टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट, देखिए क्या होगा, प्लस साइन लेके चलेंगे तो 3x माइनस 2y प्लस 6z, ये z है, प्लस 8 अपॉन 7 इक्वल टू, अब यहां से आप पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 7y प्लस 14z प्लस 21, इसका क्रॉस गुना कर दीजिए, 6x 3 3 9 आपके पास आ गया x माइनस 4y, सॉरी 6y हो जाएगा प्लस 18z प्लस 24। अब इसको इधर ले आओ तो 14 में से 9 चला गया, आपके पास 5 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो आप देख रहे हैं कि माइनस वाई आ जाएगा, 14 में से आपका 18 जेड गया माइनस 4z, और आपने देखा कि प्लस 21 में से 24 गया माइनस 3। देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, पॉजिटिव साइन लेकर के चला तो एक इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से अगर हम निगेटिव साइन लेकर के अगर चलते हैं यहाँ पे तो निगेटिव साइन लेने के बाद हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगा, वो कैसा इक्वेशन होगा, देखिए टेकिंग निगेटिव साइन वी गेट, चलिए आप यहां देखेंगे 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 अपॉन 7, टेकिंग निगेटिव साइन लिया हमने तो क्या प्राप्त हुआ आपके पास, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से भी आपके पास एक इक्वेशन प्राप्त होगा, वो कैसा इक्वेशन होगा, देखो यहाँ पे ये आपके पास आ गया 3 तिया 9 3 दूनी 6 प्लस 6 तिया 18 प्लस 8 तिया 24, चलिए माइनस से मल्टीप्लाई करिए भी और 7 से भी तो ये आ जाएगा माइनस 14x प्लस 7y, और माइनस आपके पास आ जाएगा 14z माइनस 27। अब इधर ले आओ तो 14 9 कितना हो जाएगा 23x, अब इधर आप 7 को ले आइए तो 7 6 13y, 18z और 14z को दोनों इधर कर दीजिएगा आप, तो ये आपके पास z है तो देखेंगे कि आपके पास आ जाएगा 32z, ठीक है, प्लस ये 24 और 21 को इधर कर दीजिए आप तो ये आपके पास आ जाएगा 4 1 5 और 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। देखा कि इस तरीके से बेटा दो प्लेन का इक्वेशन आपने ज्ञात किया जो दो बाइसेक्टिंग प्लेन्स को इंटरसेक्ट करता था, और वो दोनों जो इंटरसेक्ट करता था वो बाइसेक्टर कहलाता था। यानी दो प्लेन का इक्वेशन अगर गिवन हो और बाइसेक्टर का अगर इक्वेशन मुझे प्राप्त करनी हो तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलेंगे, आप यहां पे देखेंगे इस तरीके से मैं यहां पे भी दे दिया हूं। आगे देखो बेटा, जैसा है कि कार्टेशियन फॉर्म कहता है, सपोज करो कि ये आपके पास एक लाइन है और ये एक दूसरे लाइन है, अगर दोनों लाइन कॉप्लेनर हो, कॉप्लेनर मींस क्या होता है, जो एक तल में हो, तो तल का मतलब क्या है कि जो इस तरह का कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो। सारे आपने देख रहा है कि x1 y1 z1 मालूम है, L1 M1 N1 भी मालूम है, L2 M2 N2 भी मालूम है। इसमें रखने के बाद अगर परिणाम 0 आता है तो कहेंगे कि बोथ लाइन्स आर कॉप्लेनर, दोनों लाइन जो है वो क्या होंगे, कॉप्लेनर होंगे। अगर इसका इक्वेशन ज्ञात करना हो एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम ईच, अगर ये कॉप्लेनर होता है तब इसका इक्वेशन ज्ञात करना हो तो देख रहे हैं कि x माइनस x1 ये आपके पास एक फार्मूला है, दूसरा ये भी आपके पास फार्मूला हो सकता है, क्योंकि दो पॉइंट आपके पास में है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो दोनों में कोई एक लेकर के आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहां से आपका प्लेन का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन भी बगल में आपके पास है बेटा, प्रूफ दैट द इतना इतना आर कॉप्लेनर, आल्सो फाइंड द प्लेन कंटेनिंग दिस टू लाइंस। देखो भैया ये जो है से यहां से आपका ये कॉप्लेनर है, ये दिखा देना है। उसके बाद यहां से हमको दोनों आपका इक्वेशन भी ज्ञात करना है कि क्या इसका इक्वेशन होगा। तो देख रहे हैं कि इस तरीके से कंडीशन में x1 y1 z1 x2 y2 z2 L1 M1 N1 L2 M2 N2 सारे का मान है यहाँ पे, आप इसमें रखेंगे। रखने के बाद परिणाम आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या आता है। देखो ये आपका हो गया कि हमारे पास
इसका परिणाम 0 आता है, तो देखेंगे कि ये दोनों जो लाइन होंगे आपका, वो दोनों क्या होंगे, कॉप्लेनर होंगे। और इस पे मान रखेंगे तो यहां से इक्वेशन आएगा। सारा x1 y1 z1 का मान मैंने तय किया, रख दिया है। इस सिचुएशन में रखने के बाद देख रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट का रूल आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद परिणाम 0 आ गया। इससे स्पष्ट है कि जो गिवन लाइंस दिया गया है वो आपका एक तल में है, यानी कि कॉप्लेनर है। अब अगर है तो इसका क्या इक्वेशन कंटेन करेगा, तो इस सिचुएशन में आपने देखा यहाँ पे रखा हुआ है और रखने के बाद तो यहाँ रिजल्ट आया, लेकिन हमको रखना कहाँ है, यहाँ रखना है। देखिए इसमें रखना है इक्वेशन ज्ञात करने के लिए x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और आपने देखा यहाँ पे कि ये आपका L1 है, M1 है, N1 है, L2 M2 N2, x1 y1 z1 x2 y2 z2 सारे मान आपके पास यहाँ दिया गया है। सिर्फ केवल रख करके आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन प्राप्त होगा, ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस इज, यही आपके पास इक्वेशन आपका प्राप्त होके आएगा। अब आगे नेक्स्ट देखो, बहुत मजेदार बात है। यहां कहता क्या है, क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। बाबू रे, ये आपके पास एक पॉइंट दिया गया है और ये आपके पास एक प्लेन है। कितना अच्छा बात है, ये पॉइंट आपके पास दिया गया, ये आपका प्लेन दिया गया है। जब ये प्लेन ले लिया गया तो इस पॉइंट का ये इमेज होगा, ठीक है। अगर पॉइंट अगर दिया गया है और इस प्लेन का अगर इक्वेशन दिया गया है तो कहता है कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का इमेज क्या होगा, तो देखो बहुत आसान है। मैंने ये P और Q डैश को जो लिया, यानी ये P पॉइंट का इमेज Q डैश हुआ, तो इसको मैंने मिलाया। तो मिलाने के बाद क्या देख रहे हैं कि PQ डैश जो है ये प्लेन से क्रॉस करता है, और इस प्लेन से जब क्रॉस करता है तो मैं इस प्लेन पे एक पॉइंट लिया R इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द PQ डैश। अब देखो R जो होगा वह मिड पॉइंट होगा, ये हमारे PQ डैश का। अब बात रह गया कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास पॉइंट दिया गया है और एक प्लेन का इक्वेशन है। देखो तल का इक्वेशन जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है, पॉइंट हमारे पास ये है। अब मुझे क्या करना है कि हमें देख लो कि इस लाइन का इक्वेशन मुझे लिखना है। इस लाइन का, प्लेन का इक्वेशन दिया और ये पॉइंट है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो क्या करेंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और ये जो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है ये डायरेक्शन रेशियो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो यहां पे आप लिखो x माइनस x1 3 है, y माइनस y1 5 है, z माइनस z1 आपके पास देख रहे हैं 7 है, और a b c यानी ये देख रहे हैं 2 है, b का मान 1 है और c का मान 1 है। लेट मान लिया r। अब जब यहां पे हम r मान लिया और इसको अगर हम यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो x का मान क्या होगा, देखो यहां पे आराम से x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 2 बराबर r, इसको गुना करेंगे 2r होगा। अब x माइनस 3 बराबर 2r, तो x का मान निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो 2r प्लस क्या होगा 3। उसी प्रकार से y बराबर निकालेंगे तो r प्लस 5, z बराबर r प्लस 7। अब ये x y z का जो मान निकल करके आया वो क्या होगा कि इस प्लेन का ये मेरे पास इक्वेशन आया है, और ये प्लेन का अगर इक्वेशन मुझे मालूम है तो मैं यहाँ पे r ले लूं, लेमडा ले लूं, कुछ भी ले लूं जो रियल नंबर होगा, और वो रियल नंबर अगर है मान लिया, और यहां से x y z का जो हम मान निकालेंगे, इस लाइन पे कहीं पर भी उस कोई पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट x y z होगा। सपोज करो कि मैं इसी लाइन का इक्वेशन से, इसी लाइन पर मैं एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा, जो इक्वेशन दिया गया उसको मैं मान लिया r के बराबर, और यहां से x y z का जो मान निकालेंगे, जैसा कि 2r प्लस 3 यहां पे आएगा, r प्लस 5 फिर आएगा, आप देख रहे हैं कि r प्लस 7। तो ये मैं मान लिया कि r पॉइंट जो है ना वो प्लेन पर भी है और लाइन पर भी है, तो मैं इसी r पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालता हूं। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही होगा। देखिए जी 2r प्लस 3 फिर r प्लस 5 और ये आपके पास आ गया। अब देखो बात क्या है, यहां पे समझने की जरूरत है कि ये r पॉइंट जो है वो लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है।
तो यार प्लेन पर है तो प्लेन का इक्वेशन क्या है, देखो ये है, तब ये प्लेन पर अगर ये लाई करता है तो r का जो मान आपके पास आया, यानी ये x का मान, y का मान, z का मान, तो r लाइज करता है अगर प्लेन में तो x का मान रख दो ये वाला, y का मान रख दो ये वाला, z का मान रख दो। रखने के बाद देखो रख दिया बेटा यहाँ पे 2 टाइम्स x, तो x का मान ये प्लस y, तो y का मान ये, z का मान, यहां से सिंप्लीफाई करो तो r के मान प्राप्त होकर के आपके पास आया -3। जब r के मान आ गया तो यहाँ पे रखो r के मान, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गया +3, तो -6 में से 3 जाएगा -3, फिर आप यहाँ रखिए -3 + 5 तो आपके पास 2, -3 + 7 तो आपके पास 4। r का मान मालूम हो गया, तो r का मान क्या मालूम हो गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो मजे की बात है कि मैंने कहा था कि ये r पॉइंट जो होगा वो PQ डैश का मिडिल पॉइंट होगा, और मिडिल पॉइंट होगा तो मान लो कि इसका तो इमेज निकालना है, P का इमेज Q डैश है, तो इसका कुछ तो कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा बीटा गामा। तो क्या पढ़ा था कि x कोऑर्डिनेट मिडिल पॉइंट का ये अल्फा, ये 3 + α/2 बराबर ये x कोऑर्डिनेट, फिर इसका y कोऑर्डिनेट, ये दोनों का सम बटा 2, इसका y कोऑर्डिनेट, फिर इसका और इसका z कोऑर्डिनेट का सम बटा 2, इसका आपका z कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, निकालेंगे यहां से कि देखा मैंने कि x, ये x का है, y का है, z का है, और मैंने r PQ का मध्य बिंदु माना, और जो P पॉइंट का इमेज पॉइंट Q डैश है इसका कोऑर्डिनेट मैं अल्फा बीटा गामा ले लिया। तब देखो यहां से x बराबर, जो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो x बराबर हो जाएगा अल्फा +3 बटा 2। क्यों? क्योंकि अगर ये आपके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, और मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना रहता है तो x कोऑर्डिनेट x1 + x2 बटा 2 करते हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट निकलता है, y1 + y2 बटा 2 करते हैं तो इसका y कोऑर्डिनेट निकलता है, z1 + z2/2 करते हैं तो इसका z कोऑर्डिनेट निकलता है। अब बेटा अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया गया हो और इसका दिया हो, इसका मालूम करना है, तो इसका x कोऑर्डिनेट बराबर इसका प्लस इसका बटा 2, वही तो काम किया, -3 बराबर अल्फा +3/2, यहां से अल्फा का मान निकला। फिर इसी तरीके से बीटा का, गामा का, और अल्फा बीटा गामा अगर निकल के आ गया तो वही तो हमारा P पॉइंट का इमेज बन रहा था जिसका आपने कोऑर्डिनेट देखा। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः ये CBSE में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, हो सकता है आपके सिलेबस में है तो 12th क्लास में भी पूछ दिए जाएं, इसलिए ध्यान यही रखना है कि कोई पॉइंट आपका दिया रहेगा, कोई प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, और उस पॉइंट का इमेज पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आप निकाल लेंगे, अगर उसका मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो भी निकाल लेंगे। कभी कभी सवाल ये करता है कि ये पॉइंट और इस प्लेन के बीच का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा, तो आपने तो आसानी से पढ़ा था कि प्लेन का इक्वेशन दिया गया है और पॉइंट दिया गया है तो इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देंगे x y z के जगह पे रख करके, और रूट अंडर x y z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा। अब एक सवाल आपके पास है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम इतना टू द लाइन इतना। देखिए ये आपके पास एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है बेटा, है ना, और ये पॉइंट दिया गया है, इसके बीच का लेंथ दिया गया है। तो देखिए यहां से आपने देखा कि P पॉइंट दिया गया और एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है, तो हम इसी पॉइंट पे हम एक कोऑर्डिनेट Q है जिसका आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखिए ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है, अभी लाइन का इक्वेशन दिया था, मैं इसके बराबर r मान लेता हूं, तो x y z का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, ये इस लाइन पे कहीं पर भी हम कोई पॉइंट लेकर के उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी आपने निकाला। अब क्या आप देखोगे कि इसका कोऑर्डिनेट अगर निकल गया और ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो और ये दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। अगर ये PQ इज परपेंडिकुलर टू AB है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जो होगा वह 0 के बराबर होगा, तो यहां से R का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए निकाल के दिखा दिए हैं, यहां पे दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट आपका 0 के बराबर आया, R का मान प्राप्त हो गया है। अब R के मान यहाँ पे आप रख दो तो Q का मान आ जाएगा, जैसा कि आपने देख रहे हैं यहाँ पे Q बराबर R है ना, तो R का मान रख दो। फिर PQ स्क्वायर, तो ये आपका P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि लेंथ निकालना है, तो दूरी सूत्र लगा करके PQ निकाल लो, आराम से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कहता है फैमिली ऑफ लाइंस क्या है।
अगर आपके पास ये हमने लाइन कहा, आपको लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं कि प्लेन आपके पास रहेगा, ठीक है, इशारा करके दिखा रहे हैं। सपोज किया कि ये आपके पास एक प्लेन है और ये आपके पास एक प्लेन है। मान लिया कि इसका इक्वेशन P1 बराबर 0, इसका इक्वेशन P2 बराबर 0 है। बेटा क्या बात है, देखोगे कि ये दोनों इस तरीके के प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो यहां पर है, इससे एक इस तरीके से भी पास करेगा प्लेन, ऐसे भी पास करेगा, ऐसे भी पास करेगा, ऐसे भी, मतलब ये दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे प्लेन पास करेंगे। जो बहुत सारे प्लेन पास करेंगे, इन दोनों का ये फैमिली ऑफ प्लेन्स होगा। फैमिली मतलब ऐसे भी आप जानते हैं कि दो गो है, अगर बहुत सारे आपके सदस्य घर में आ जाते हैं और आपके रिलेटिव हैं तो कहते हैं कि भाई ये मेरा परिवार है। तो इस तरीके से ये दोनों प्लेन्स का ये क्या है, परिवार है। द प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स P1 एंड P2 आर नोन एज फैमिली ऑफ प्लेन्स। केकरा भाई, तो P1 और P2 का जो बहुत सारे प्लेन्स पास किए हैं ये दोनों से, ये हमारा, हाँ अब क्या कहता है खास बात कि अगर ये P1 और P2 का इक्वेशन दिया गया है और ये फैमिली का अगर इक्वेशन पूछता है तो P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। बस लेमडा क्या है, रियल नंबर है। P1 यानी ये इसका इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स इसका इक्वेशन, ये आपके पास आ जाएगा फैमिली का इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0। अब क्या देख रहे हैं कि दिस फैमिली डज नॉट इंक्लूड्स P2 इक्वल टू 0, मतलब यहां पे P2 का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर P2 0 हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे देखेंगे, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है यहां पे कि देखिए इक्वेशन ऑफ फैमिली प्लेन्स कंटेनिंग द लाइन, एक प्लेन का इक्वेशन दिया है, दूसरे प्लेन का इक्वेशन दिया है, तो कहा ये इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स इसका इक्वेशन, वेयर लेमडा इज पैरामीटर, यानी लेमडा वहां के बीच का आपका लेंथ है, ठीक है। बाकी तो ये सारे काम को हम लोग कर चुके हैं। अब इस पे एक थोड़ा सा सवाल है, देखिए इक्वेशन दिया गया है द प्लेन इतना रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इट्स न्यू पोजीशन। देखो बाबू, ये आपके पास एक प्लेन है और ये आपके पास प्लेन है, एक का इक्वेशन दिया गया जिसको P1 माना, P2 माना। अब देखिए कि दोनों का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपने निकाला है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल करके रखा तो क्या बात आपके पास आ गया, देखेंगे कि ये इसका अगर हम यहां से बढ़ाते हैं, इस प्लेन को यहां पर बढ़ाते हैं, तो ये जो थर्ड प्लेन आपके पास बनता है P3, इसी का मुझे पोजीशन निकालना है P3 का। तो P3 पोजीशन आप देखे होंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ा होगा, तो उसमें एक आता था प्रपोजिशन, साध्य जिसको आप कहते हैं। कोई कथन सत्य या असत्य होगा उसी को प्रपोजिशन कहते हैं। तो इसी को P3 प्रपोजिशन क्या कहेंगे, P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2, जो अभी आपने इक्वेशन पढ़ा। देखो बेटा, P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2, तो P1 का मान दिया है ये है, P2 का मान दिया गया है, बैठा करके निकाल दो ना, यहां से आ जाएगा। देखिए ये आपके पास निकल के आ गया। अब इसको आप चाहें तो यहां से एक्स वाई के टर्म में आप ले आइए, लेमडा से मल्टीप्लाई करके एक्स कॉमन कीजिए, वाई कॉमन कीजिए, यहां आ गया। अब क्या आप देखने जा रहे हैं, सीधा सीधी ये सवाल है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P2। अब देखो कि ये जो आपके पास प्राप्त होकर के आया, ये परपेंडिकुलर है किसका, P2 का। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि यहां देख रहे हैं कि ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो देगा और P2 में जो आपके पास है इसका डायरेक्शन रेशियो है, तो दोनों के प्रोडक्ट का सम आपके पास 0 के बराबर आएगा। तो 2 प्लस लेमडा, अब देखो इसका कितना आपके पास आ गया, 1 आ गया। फिर देखिए 3 माइनस 2 लेमडा, इसका कोफिशिएंट -2 है। इस तरीके से इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके हल करो, लेमडा का मान आ जाएगा और लेमडा के मान प्राप्त होने के बाद पुनः इसमें रख दो, फिर आपका इक्वेशन आ जाएगा। यही काम तो मैंने किया है, यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये आपका टॉपिक लास्ट है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखोगे यहाँ पे सपोज करो कि ये आपके पास एक प्लेन है और ये आपका एक प्लेन है, तो दोनों प्लेन का कॉमन पार्ट जो होगा वह यही होगा। अरे कॉमन का मतलब है बाबू जो इसमें हो और इसमें हो, यही आपका कॉमन होगा, ठीक है। तो ये कॉमन का मैंने इस पर पॉइंट ले लिया XYZ, लाइन ऑफ इंटर इसको कहा जाए, इंटरसेक्टिंग कहा जाए,
ऑफ दीज टू प्लेन्स, ये दोनों प्लेन का ये लाइन जो है ना वो इंटरसेक्टिंग है, यानी दोनों में ये शामिल है, दोनों को इंटरसेक्ट करता है। तो फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन सेकेंड प्लेन का इक्वेशन दिया गया हो तो पूछता है कि यही आपके पास है कि इसका इक्वेशन क्या होगा जो दोनों में कॉमन हो। अरे तक कुछ नहीं करना है, इसके बराबर जीरो, देखो ये बराबर जीरो, चूंकि ये दोनों में कॉमन है। क्या देखते हैं, सपोज किया जाए कि ये आपके पास एक प्लेन ले लिया, एक प्लेन ले लिया, दोनों प्लेन आपके यहाँ पे मिलते हैं, तो क्या करेंगे, ये भी आकर के इसी पे मिला और ये भी आकर के इसी पे मिला, यानी ये दोनों के लिए यह स्थान खास स्थान होगा। अब उसका मान पूछता है, तो जो मान यहाँ होगा इसका वही मान होगा इसका, यानी दोनों बराबर होगा, बराबर जीरो। ठीक है, अब कहता है कि ये जो आपके पास इक्वेशन प्राप्त होकर के आया यही अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होगा। अब कहिए क्या सर, अनसिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जो सिमेट्रिकल फॉर्म था वो आपको शुरू में पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन में, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। देखो जी यही है और इसी को हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब देखिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। देख रहे हैं कि हमारा ये उस प्लेन का इक्वेशन आ रहा है बेटा जो दोनों प्लेन का इंटरसेक्ट करता है और वो दोनों का जो है ना वो कॉमन है, दोनों में ये कॉमन प्लेन है। तो इस प्लेन का इक्वेशन सीधा ये लिख देंगे, ये अनसिमेट्रिकल होगा और सिमेट्रिकल फॉर्म ये होगा। हाँ, अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसके लिए आपके पास एक एग्जांपल है। देख लीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि दो आपके पास प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन दिया गया है। तो क्या देख लेंगे कि ये आपके पास है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या करते हैं कि z बराबर मान लिया मैंने लेमडा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसको ये साइड कर दो, z को इधर कर दो, यहां से हल करेंगे हम। तो आपने क्या देखा कि इस तरीके से लेमडा बराबर आपके पास प्राप्त हो गया मान, एक बार जोड़ा तो आ गया, एक बार दोनों के घटाओ तो फिर आपके पास यहाँ पे सिचुएशन आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो एक लेमडा का मान यहाँ आ गया, एक लेमडा का मान यहाँ आ गया और एक z बराबर लेमडा आपने माना था। तो फर्स्ट सेकेंड से अगर आप चलेंगे तो क्या देखेंगे कि ये लेमडा का मान 20, फिर ये आपके पास बराबर आ गया 5, यहाँ पे -5 से डिवाइड करेंगे ना, ये -5 हो जाएगा। तो देखिए ना, -4y -9 बटा -5 यहाँ आ गया। फिर आप देख रहे हैं कि z बराबर लेमडा यानी कि बराबर z, दिस इज लेमडा। तो इस तरीके का जो फॉर्म आपके पास आया, जो हमारे पास ये फॉर्म दिया गया था वो अनसिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखने के लिए अभी कहा ना x माइनस x1 बटा a, तो ये देखिए इस रूप में आ गया। अभी जो आपने देखा ये सिमेट्रिकल फॉर्म है और ये बराबर ये जो इक्वेशन आपका ये दिया गया था इसके बराबर अगर आप जीरो कर दो तो ये आपका अनसिमेट्रिकल होगा। इस तरीके से आप देखेंगे बेटा कि आज आपका 3 डायमेंशन क्लास 12th का लास्ट किया। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपने पढ़ा, उसके बाद आपने स्ट्रेट लाइन को पढ़ा, स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद आपने प्लेन को देखा, स्फीयर भी आपका है, कोन भी आपका है, जो आपका 3 ये आपका क्लास 12 से हटा दिया गया है। अब IIT JEE में उसको डाल दिया स्फीयर और कोन को, तो उसको पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अभी आप क्लास 12 के दृष्टिकोण से देखेंगे तो स्टैंडर्ड हाई आपका कर दिया गया है और हाई हमने पढ़ाया भी आपका है। बहुत लोएस्ट क्वेश्चन आएगा। आप तमाम पूरे बिहार के बच्चों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।